हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आपका सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम का ये एक प्रकार से कहें कि जो एग्जाम होने वाले सिक्स सेमेस्टर के वो आपके फर्स्ट टाइम होने वाले हैं। इससे पहले कोई भी एग्जाम नहीं हुए हैं, तो कोई क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हम लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप कर सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हम उनका आइडिया लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी चीज को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरे वीडियो देखिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो पूरी वीडियो है, हाँ, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक चैप्टर से हम लाए हैं आपके लिए। आपको बस इन क्वेश्चंस को कवर अप करना है और आपका जो चैप्टर है वो मेनली कवर हो जाएगा। और साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही कोई क्वेश्चन का पार्ट या फिर पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। ये आपका यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। आपको अराउंड 5 यूनिट करनी है। 5 यूनिट में आपके 7 लेसन्स हैं। ठीक है, हमारा जो लेसन नंबर 1 आता है, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन आता है। देखिए, मैं आपको कुछ बता दूं हमने क्वेश्चन किस प्रकार से लेके, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश में और फिर हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे ब्रीफ में 2 चीजें लिखी हुई है, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी है। आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये जो ब्रीफ में लिखा है इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन के अंतर्गत क्या बता सकते हैं। ठीक है, आपको क्या एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, इस बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मीनिंग बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है, फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको बताने हैं। किसके? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के का अर्थ, महत्व और मूलभूत जो सिद्धांत होती है उनकी व्याख्या आपको करनी है। ब्रीफ में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो एक्सप्लेनेशन होती है वो देनी होगी। इंपॉर्टेंट बताने होंगे। पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, इंपॉर्टेंस पोस्ट ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण के बाद का जो महत्व है वो आप बता सकते हैं। की प्रिंसिपल्स की बात करें या हम कहें प्रिंसिपल्स की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे के सारे उसके क्या है? प्रिंसिपल्स है। जैसे कि सिद्धांत है, पारदर्शिता हो गई, जवाबदेह हो गई, निष्पक्षता हो गई, उत्तरदायित्व हो गई, ये उसके सिद्धांत है। ठीक है, तो आप इन चीजों को अपने आंसर में कवर कर सकते हैं, आंसर में बता सकते हैं, जिससे आपका जो आंसर है वो एक अच्छा, आप कह सकते हैं कि बेस्ट वर्जन में आपका जो आंसर निकल के सामने आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें आपको क्या करना है, डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सच एज एजेंसी थ्योरी। ठीक है, स्टीवर्ड्स जो है स्टीवर्डशिप थ्योरी, एंड देन स्टेक होल्डर थ्योरी। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की थ्योरी दी गई है जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत आती है। आपको क्या करना है, उनको एक्सप्लेन करना है, उनको डिस्कस करना है। डिफाइन ईच थ्योरी, आपको हर एक थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। स्टेट देयर एग्जाम्पशंस, जो आप कह सकते हैं कि उसके अंतर्गत जो मान्यताएं हैं उस थ्योरी में आपको वो बतानी होंगी। मान्यताएं एग्जाम्पशंस है। ठीक है, उसके बाद हाउ दे एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस वो शेयर होल्डर। ठीक है, उसके बाद वो प्रबंधन और जो शेयर धारक है या शेयर होल्डर है और जो मैनेजमेंट में काम करते हैं, ठीक है, इनके बीच में जो व्यवहार है उसको कैसे समझाते हैं, आपको इस चीज को स्पष्ट करना होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। डिस्क्राइब एंड कंपेयर द एंग्लो सेक्शन, जर्मन एंड जैपनीज मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो अलग अलग मॉडल हैं, जैसे कि एंग्लो सेक्शन, उसके बाद जर्मन और उसके बाद जैपनीज जो मॉडल है, उनको आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे एंग्लो सेक्शंस, फिर जर्मन, फिर जापानी मॉडल, इन चीजों की वर्णन, पहले तो आपको वर्णन करना है, मतलब उनके बारे में बताना है। फिर आपको उन तीनों को क्या करना है, तुलना करनी है। ब्रीफ में आप क्या बताएंगे, उनके फीचर्स के बारे में बता सकते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं, जो स्टेक होल्डर है उनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में बता सकते हैं, और कल्चरल इन्फ्लुएंस के बारे में आप बता सकते हैं हर एक मॉडल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस एज आउटलाइंड इन कौटिल्या's अर्थशास्त्र एंड इट्स रिलेवेंस इन मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस को बताना है एज आउटलाइंड, जो कि आउटलाइन हो चुकी है, इन कौटिल्या's अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत। ठीक है, फिर रिलेवेंस बताना है उनकी, आप कह सकते हैं कि प्रासंगिकता है या नहीं है, इन मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कि आज का समय है हमारा, मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टाइम है, आधुनिक टाइम है। ठीक है, उसमें इसकी जरूरत है या नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित गवर्नेंस की जो है, गवर्नेंस की अवधारणा को बताना है, और उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की में उसकी प्रासंगिकता को आपको करना समझाना है। फिर आपको यहाँ पे क्या बताना होगा, डिस्कस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप बता सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी के बारे में आप बता सकते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में बता सकते हैं, डिसीजन मेकिंग के बारे में बता सकते हैं, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन कौटिल्या's आइडिया। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बता सकते हैं कौटिल्य आइडिया।
तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। लेसन नंबर 2 आता है जिसका नाम है बोर्ड स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बोर्ड कमिटीज। पहला क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कंपनी। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके फंक्शन क्या होते हैं कंपनी के अंतर्गत। तो किसी कंपनी में निर्देशक मंडल की संरचना आपको बतानी है, मतलब संरचना मतलब उसका स्ट्रक्चर और उसके कार्य क्या वो काम करते हैं, क्या उनके फंक्शन है, वो सारी चीजें आपको बतानी है। आप इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताएंगे, उसमें रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव जो लोग आते हैं उनके रोल्स के बारे में बताएंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है आप ये बताएंगे, एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो स्वतंत्र डायरेक्टर होते हैं उनके बारे में आप बताएंगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट लोग रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जो कि कंपनी में टॉप पोस्ट पे होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एक्सप्लेन द ड्यूटीज, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, ठीक है, आपको ड्यूटी बतानी है, पावर मतलब शक्तियां बतानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निर्देशक मंडल के कर्तव्य, शक्तियां और उत्तरदायित्व स्पष्ट कीजिए। आपको अब यहाँ पे स्पष्ट करना है, उसको एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, आप इसमें क्या बता सकते हैं, आप इसमें बता सकते हैं भाई, कवर फिड्यूशरी ड्यूटी, स्किल्स एंड केयर, ठीक है, डेलीगेशंस, फिर मीटिंग पार्टिसिपेशन एंड एथिकल ऑब्लिगेशंस, ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं। मतलब कि आप इसमें निष्ठा, कौशल, देखभाल, जिम्मेदारी, मीटिंग उपस्थिति और नैतिक दायित्वों को आपको करना शामिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसका नाम है, व्हाट आर बोर्ड कमिटीज। ठीक है, बोर्ड कमिटीज क्या है आपको ये बताना है। डिस्कस द मैंडेटरी कमिटीज एंड देयर फंक्शन। ठीक है, आपको मैंडेटरी या फिर कंपलसरी जो कमेटी होनी चाहिए उनके बारे में बात करनी है और उनके फंक्शंस को बताना है। बोर्ड समिति क्या है, अनिवार्य समिति, और उनके कार्यों के ऊपर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। आप कौन कौन सी समितियों के बारे में आप बात कर सकते हैं, एक्सप्लेन ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रिम्यूट्रेशन कमिटी, ठीक है, फिर शेयर होल्डर जो ग्रीवेंस है कमेटी, ये सारी आप कर सकते हैं। ऑडिट कमेटी के बारे में बात कर सकते हैं, नामांकन और जो परिश्रम समिति होती है उसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर हम बात करें शेयर धारक की जो शिकायत समिति होती है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको जो बोर्ड ऑफ कमिटी मतलब बोर्ड कमिटीज है उनके बारे में बात करना है और जो मैंडेटरी कमिटीज है उनके बारे में बात करनी है। ठीक है, आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाता है। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्क्राइब द रोल एंड कंपोजिशन ऑफ अ ऑडिट कमिटी अंडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत जो ऑडिट समिति होती है उसकी भूमिका और उसकी संरचना के ऊपर आपको क्या करना है, वर्णन करना है। उसकी क्या भूमिका है और क्या उसकी संरचना, स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, आपको इस चीज को बात करनी है। तो आप इसमें उसमें पावर की बात करेंगे, उसकी ड्यूटीज की बात करेंगे, इंडिपेंडेंस की बात करेंगे और उसके जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओवरसाइट्स है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब शक्तियों के बारे में, उसके कर्तव्य मतलब उसके कामों के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में और वित्तीय रिपोर्ट की निगरानी के ऊपर वर्णन आप कर सकते हैं। लेसन नंबर 3 आता है, इमर्जिंग इश्यूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, व्हाट इज व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग एंड व्हाई इज इट कंसीडर्ड अनइथिकल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है और ये अनएथिकल मतलब आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि भाई अनैतिक हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इसे अनैतिक क्यों माना जाता है। ठीक है, इनसाइडर ट्रेनिंग क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अनैतिक जो ट्रेनिंग होती है, इनसाइडर ट्रेनिंग है, उसको अनैतिक क्यों माना जाता है आपको ये बता। डिफाइन इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, ये एक लीगल और इलीगल दोनों पर्सपेक्टिव्स में आपको बताना होगा। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स एंड फेयरनेस, जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, उनके ऊपर तो इम्पैक्ट करता ही है, ताकि और साथ के साथ निष्पक्षता जो फेयरनेस होती है उसके ऊपर भी क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग की आपको परिभाषा देनी है, वैध और अवैध दोनों के बारे में। ठीक है, निवेशक और निष्पक्षता के जो प्रभाव है पड़ते हैं आपको उसके बारे में बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, डिफाइन विसल ब्लोइंग एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, विसल ब्लोइंग क्या है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इसका महत्व क्या है आपको ये बताना है। डिस्कस इथिकल इंपॉर्टेंस, एम्प्लॉय प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी प्रमोशन, ये सारी चीजें आप अपने आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब नैतिकता के बारे में आप बात करेंगे, कर्मचारी के संरक्षण के बारे में बात करेंगे, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के संदर्भ में इन चीजों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट इज शेयर होल्डर एक्टिविज्म। शेयर होल्डर एक्टिविज्म क्या है, हाउ डू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्फ्लुएंस कॉर्पोरेट डिसीजंस।
ठीक है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में है, वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कॉर्पोरेट डिसीजन को। तो आपको इस बारे में बात करना है। शेयर धारक सक्रियता क्या है? ठीक है, शेयर धारक सक्रियता क्या है? संस्थागत निवेशक कॉर्पोरेट निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, जो संस्थागत निवेशक होते हैं जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो कॉर्पोरेट के जो निर्णय हैं उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं, आपको ये बताना है। यहाँ पे आप क्या बात करेंगे, डिस्कस वोटिंग पावर के बारे में बात कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं और गवर्नेंस रिफॉर्म के बारे में बात कर सकते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम एक प्रकार से कहें कि आपकी जो किताब है उसको पढ़ने के उसके बाद समझा के निकाले गए हैं कि आप ये चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR एंड गांधीयन ट्रस्टशिप इन इथिकल बिजनेस गवर्नेंस। नैतिक व्यापार शासन में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR और गांधीवादी ट्रस्टशिप की भूमिका के ऊपर आपको करना है, यहाँ पे भूमिका स्पष्ट करनी। इसमें आप क्या बताएंगे, आप भाई लिंक बता सकते हैं एथिक्स के बारे में, फिर सस्टेनेबिलिटी के बारे में, फिर ट्रस्टशिप के बारे में, कॉर्पोरेट गोल्स के अंतर्गत ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 या लेसन नंबर 4 आता है जिसका नाम है ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, एनालिसिस द कॉजेस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ एनरॉन कॉर्पोरेशन स्कैंडल। ठीक है, एनरॉन कॉर्पोरेशन स्कैंडल जो था उसमें उसके कारण क्या थे और उसमें इम्प्लीकेशंस जो थे, प्रभाव क्या पड़े थे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। आप इसमें यहाँ पे SPEs के बारे में बता सकते हैं, अकाउंट मैनिपुलेशन के बारे में बता सकते हैं और कोलैप्स के बारे में बता सकते हैं। है, इन चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, एनरॉन कॉर्पोरेशन के घोटाले के कारण और उसके प्रभावों की आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। दूसरा आता है, कंपेयर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर एंड वर्ल्डकम विद वेलकम एंड विनवेदी। ठीक है, वर्ल्डकम एंड विवेंडी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो विफलता है उसकी आपको तुलना करनी है। फिर यहाँ पे आप तुलना करनी है तो आप किन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं आइडेंटिटी अनएथिकल प्रैक्टिस के बारे में, लीडरशिप फेलियर के बारे में और इन्वेस्टर लॉस के बारे में आप बात कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अनैतिक व्यवहार, नेतृत्व की विफलता, निवेशकों के नुकसान और उजागर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट लीड टू द फेलियर ऑफ लेहमन ब्रदर्स एंड व्हाट वाज इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट। देखिए, लेहमन ब्रदर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, मतलब ये ग्लोबली बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि फेलियर था या इम्पैक्ट पड़ा था इस चीज का। ठीक है, तो लेहमन ब्रदर्स की विफलता के कारण और उसके जो वैश्विक प्रभाव है वो आपको बता रहे हैं। टॉक अबाउट सब प्राइम क्राइसिस, रिस्क मिसमैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल कंटीजन के बारे में आप बात कर सकते हैं। सब प्राइम संकट के बारे में, लेखक प्रबंधन की विफलता और वैश्विक वित्तीय प्रभावों पर आपको करनी है, चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, हाईलाइट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिप्सिस इन BCCI, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल एंड मैक्सवेल केसेस। ठीक है, देखिए आपको हाईलाइट करना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो लिप्स थे उनके मामले में। ठीक है, BCCI और जो मैक्सवेल मामले में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो चाकू को आपको क्या करना है, उजागर करना है, सॉरी चूक को उजागर करना है, जो होती है ना कि गलतियां, या हम कह सकते हैं कि चूक हो गई। ठीक है, दो- इन दोनों के केस के बीच में जो चूक थी उसको आपको यहाँ पे बताना है। एब्सेंस ऑफ ओवरसाइट, ठीक है, फ्रॉड एंड अन अनरेगुलेट प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। निगरानी की कमी थी, निगरानी नहीं रखी जा रही थी, फिर धोखाधड़ी और अनियमित जो गतिविधियां हैं उनके बारे में यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। लेसन नंबर 5 आता है, इंटरनेशनल कोड्स फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन रिकमेंडेशन फॉर कैडबरी कमिटी UK 1992 ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो कैडबरी समिति थी जो कि 1992 में थी, उसकी मुख्य सिफारिश क्या थी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो एम्फेसाइज बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, ऑडिट ट्रांसपेरेंसी, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने क्या करी थी, समिति ने एक प्रकार से कहे सिफारिश करी थी। बोर्ड की जवाबदेही के बारे में बात करी गई थी, पारदर्शिता और शक्तियों के पृथक्करण की सिफारिश जो है वो समझाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, डिस्कस द सर्बेंस ऑक्सले एक्ट SOX 2002 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, सर्विस ऑक्सले जो अधिनियम है 2002 का और कॉर्पोरेट जवाबदेही पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था वो आपको यहाँ पे समझाना है, प्रभाव बताना है। तो आप बात कर सकते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, CEO CFO अकाउंटेबिलिटी के बारे में, ठीक है, एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर सकते हैं। लेख मानक के बारे में, CEO CO
CFO के बारे में बात कर सकते हैं और निवेशकों के जो भरोसा है उस चीज के बारे में बात कर सकते हैं अपने आंसर में। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट आर OECD प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो OECD सिद्धांत है वो क्या है? डिस्कस फेयरनेस, जो सिद्धांत है उसमें आप फेयरनेस के बारे में बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्लोजर एंड बोर्ड फंक्शंस के बारे में आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, हाउ डू इंटरनेशनल कोड्स इन्फ्लुएंस नेशनल गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स। ठीक है, इंटरनेशनल जो कोड्स हैं वो इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं नेशनल गवर्नेंस फ्रेमवर्क को? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य अंतर्राष्ट्रीय संहिताएं, अंतर्राष्ट्रीय संहिताएं राष्ट्रीय गवर्नेंस का जो ढांचा है उसको कैसे प्रभावित करती है? तो आप इसमें किस बारे में बात कर सकते हैं? हार्मोनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर सकते हैं, FDI प्रमोशन के बारे में बात कर सकते हैं और इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट था उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। लेसन नंबर 6 आता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द की रिकमेंडेशंस ऑफ कुमार मंगलम बिरला कमेटी रिपोर्ट 1999। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बताना है, की रिकमेंडेशंस बतानी है। बहुत सारी रिकमेंडेशन दी गई थी, तो उसमें जो की सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है उनके बारे में बताना है। किसके द्वारा दी गई थी वो रिकमेंडेशन? कुमार मंगलम बिरला कमेटी रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला जो समिति थी 1999 में, ठीक है, उसकी प्रमुख जो सिफारिशें हैं उनके बारे में आपको बात करना है। तो उन्होंने किस बारे में बात करी थी? उन्होंने बोर्ड कंपोजिशन के बारे में बात करी थी, ऑडिट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करी थी और डिस्क्लोजर नॉर्म्स के बारे में बात करी थी। मतलब ऑडिट संरचना, ऑडिट प्रक्रिया, खुलासे के मानक के पर जो चर्चा है उसके ऊपर आपने बात करी, मतलब बात की थी, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट वर द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ नारायण मूर्ति कमेटी 2005 टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो नारायण मूर्ति समिति थी 2005 में, उसके क्या योगदान रहा है? रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में बात करी थी, उनको करवाया था। फिर जो ऑडिट कमिटीज होती है उसके बारे में बात करी थी और इथिकल बिहेवियर के बारे में उन्होंने योगदान अपना दिया था इन चीजों को करने में या ठीक करने में। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट आर द प्रिविलेजेस ऑफ SEBI सेबीज LODR रेगुलेशंस 2015 रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित सेबी की लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं LODR 2015 के प्रावधान क्या थे? कवर बोर्ड रूल्स, रोल्स मतलब कवर बोर्ड में जो रूल्स होते हैं उनको बारे में बात करी थी, उनको कवर किया था। डिस्क्लोजर, ऑडिट एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, इन चीजों के बारे में बात करी थी। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ उदय कोटक कमेटी 2017 ऑन स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस नॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, भारत में गवर्नेंस मानकों को मजबूत करने में जो उदय कोटक समिति थी उसकी क्या भूमिका थी वो आपको यहाँ पे बताना है। मिनिमम बोर्ड इंडिपेंडेंस, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है उनको मिनिमम एक इंडिपेंडेंस दी जाएगी। फिर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया था और सक्सेशन प्लानिंग के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, ये हो जाता है आपका लास्ट, आपका एक प्रकार से कहे लेसन आता है। अभी लेसन नंबर 7 है, कॉर्पोरेट फेलियर एंड स्कैम्स इन इंडिया। पहला आता है, एनालिसिस द रीजन एंड गवर्नेंस लैप्सेस इन सत्यम कंप्यूटर सर्विस स्कैम। सत्यम कंप्यूटर सर्विस स्कैम काफी बड़ा स्कैम था, उसके बारे में बात करें तो सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज इस घोटाले के कारण और गवर्नेंस के चूक, इन दोनों चीजों के बारे में आपको क्या करना है? विश्लेषण करना है। भाई कारण क्या थे और उसके बाद फिर गवर्नेंस के द्वारा क्या चूक हुई थी जिससे ये घोटाला इतना बड़ा हो गया, तो इसके बारे में बात करना है। डिस्कस फेक अकाउंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, पुअर बोर्ड ओवरसाइट्स एंड लैक ऑफ ऑडिटर इंटेग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एक्सप्लेन द गवर्नेंस इश्यूज दैट लीड द डाउनफॉल ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस। जो किंगफिशर एयरलाइंस है, ठीक है, उसके आप कह सकते हैं गवर्नेंस इशू के बारे में बात कर रही है जिसने किंगफिशर का डाउनफॉल लाया था। ठीक है, तो किंगफिशर एयरलाइंस के पतन में जो गवर्नेंस मुद्दे थे उनके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। हाईलाइट मिसयूज ऑफ फंड्स, मतलब जो उनके पास किंगफिशर के पास फंड्स था वो फंड का गलत यूज किया गया। फिर वीक इंटरनल कंट्रोल, जो आंतरिक मामलों में जो कंट्रोल था, ठीक है, वो कमजोर था। फिर रेगुलेटरी वायलेशंस जो थी, ये सारी चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, डिस्कस कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर इन पंजाब नेशनल बैंक पीएमबी स्कैम। पीएमबी स्कैम में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर था उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो विफलता है उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। मेंशन फ्रॉड, आप फ्रॉड के बारे में बात कर सकते हैं। लैक ऑफ चेक्स एंड ऑडिट फेलियर्स के बारे में बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम आर फाउंड इन मेजर कॉर्पोरेट फेलियर इन इंडिया। ठीक है, देखिए भारत में प्रमुख जो कॉर्पोरेट विफलताएं या फिर फेलियर्स आए हैं, कॉर्पोरेट फेलियर्स आए हैं,
ठीक है, उनमें कौन-कौन सी सामान्य गवर्नेंस की समस्याएँ देखी गई हैं, ठीक है? ऐसी समस्याएँ जो कि सामान्य थी, नॉर्मल थी, जिसने क्या करा उसके पूरे के पूरे कंपनी को या फिर बैंक को पूरी तरह से डुबा दिया, ठीक है? फेलियर की तरफ ले गया, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। इसमें आप फोकस ऑन बोर्ड नेग्लिजेंस के बारे में बात करेंगे, फ्रॉड के बारे में बात करेंगे, पुअर कंप्लायंस के बारे में बात करेंगे और अनएथिकल कंडक्ट्स के बारे में आप ये बात करेंगे, ठीक है? तो ये आपके 4-5 टॉपिक्स हैं, ये आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत कवर करेंगे और यहाँ पे जो आपका एक प्रकार से कहें कि कंप्लीट हो जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो आपका चैप्टर बुक है, उसके सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स और जो चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चन को कवर करके जाइए एग्जाम से पहले, अच्छे से कवर करके जाइए। इनके आंसर को एक बार आप पढ़िए, समझिए कि आंसर में क्या बनेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें कवर करके जाइए और क्वेश्चन इसमें से कुछ भी आए आप उसका आंसर बना के लिख पाएँगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, इन क्वेश्चन के ऊपर आपको बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम के हमारे 2 ग्रुप अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारा ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा ऐप में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। 6th सेमेस्टर के बीकॉम के सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर देखने को वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? सॉरी, क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिल पाएँगे क्योंकि 6th सेमेस्टर के अभी कोई क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। आपको 5th सेमेस्टर तक क्वेश्चन पेपर, आपको 6th सेमेस्टर का सिलेबस, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें हमारे ऐप पर देखने को मिलेंगी और स्टूडेंट पोर्टल में आपको कॉलेज से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे ऐप को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।